नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस में 5 नंबर के इतिहास में पूछता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके पहले भी कुछ वीडियोस बनाए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, इसमें हमने मराठा वगैरह वाला पार्ट डिस्कस किया है जो कि एंशिएंट और मिडाइवल का पार्ट था सिलेबस के हिसाब से। वो 5 नंबर उन्होंने एंशिएंट और मिडाइवल और प्लस मराठा को डिवाइड किया था। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 5 नंबर का प्रश्न है। और ये पूरा वीडियो जो होगा 50 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच का वीडियो होगा। और ये मास्टर वीडियो है। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो हमारा है यूपी ट्रिपल एससी का, वो इस एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अभी पॉलिटी का वीडियो अपलोड किया गया है, 1 घंटे का वीडियो है, उसको बस देख जाइए, आपका 5 नंबर पक्का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। सबसे पहले स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये हमारे सिलेबस का पहला पॉइंट है और इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, एओ ह्यूम, आप नाम याद रखिएगा, एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई और पहला अधिवेशन भी हुआ। और ये हुआ था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ये आप दोनों चीज याद रखिएगा। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अब कुछ महत्वपूर्ण यहां पे आप देख सकते हैं, नारे हैं, कथन या वचन है, उससे संबंधित महापुरुष हैं। इसमें 1-2 गलतियां भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहां पे आप देखिए, हु लीव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। नोट, इंकलाब शब्द का सबसे पहले प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। उसके बाद वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो और जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। पूर्ण स्वराज्य, जवाहरलाल नेहरू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त ने लिखा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। और साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको गाया था, लिखा था इसको बिस्मिल अजीमाबादी ने। तो नाम याद रखिएगा। इस नारे को लिखने वाले हैं, इस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लिखने वाले का नाम है बिस्मिल अजीमाबादी और इसको गाने वाले का नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद से हे राम महात्मा गांधी का नारा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। आराम हराम है। उसके बाद ये देखिए, आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और पहले महासचिव जो थे वो थे एओ ह्यूम और स्थापना भी एओ ह्यूम ने ही की थी। याद रखिएगा इस चीज को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ये सब पूछे हुए प्रश्न है। और 1884 से 88 के बीच डफरिन था। और डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस का मजाक उड़ाया। ये कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है ये। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है कलकत्ता में और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कांग्रेस के सबसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके अलावा पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले, आप नाम याद रखिएगा, ये थे गैर भारतीय यूरोपीय थे ये। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 को विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसके अलावा देखिए 1916 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 का अधिवेशन, और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार जी ने। ये भी आप याद रखिएगा। 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सन 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्दी ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। हालांकि इनका ये जो मत था, ये मतलब इन्होंने जो ये विचार व्यक्त किया था, ये पूरा तो नहीं हो पाया। बड़ा दुख हुआ होगा करजन को। आगे बढ़ते हैं। करजन ही था जिसने बंगाल विभाजन किया 1905 में। आगे पढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मिल जाए तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि हुआ नहीं। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वो बंबई का गवर्नर थे। ये अधिवेशन जो था लॉर्ड विलिंगटन जिसमें भाग लिए थे वो 1915 में हुआ था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। वर्ष 1924 में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और ये बेलगांव सत्र था। कर्नाटक में बेलगांव है, वहां के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। सरोजनी नायडू ये राष्ट्रवादी नेत्री थी और कवयित्री भी थी।
इसके अलावा 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसको एकदम याद रखिएगा, इसको आप देखिएगा, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी थी, और 1947 से 1949 तक सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। 1940 से 46 तक ये जो समय था 6 वर्ष का, इस बीच अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे थे। सबसे पहले अधिवेशन में जब ये अध्यक्ष थे, वो बताइए आप कमेंट करके, सबसे पहले कब बने थे ये? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था, आपको पता है। इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को भारत में अपना लिया गया था और राष्ट्रगान के रूप में है ये। सबसे पहले 27 सितंबर 1911 को गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसका प्रकाशन जो है राष्ट्रीय गान का, वो तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ये सारी चीजें याद रखिए। सन 1919 में आते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, 52 सेकंड में गाया जाता है, पता है आपको। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने जो लास्ट टाइम कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया वो अमृतसर अधिवेशन था सन 1919 का। एक बात याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाती है, नरमपंथी दल और गरमपंथी दल। तो सूरत स्प्लिट 1907 में होता है, याद रखिएगा। नरमपंथी दल और गरमपंथी दल में कांग्रेस का विभाजन सन 1907 में होता है। नरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, और उग्रवादी विचारधारा में बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय इत्यादि थे। अब तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को ही लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, और इटली के क्रांतिकारी थे मैजिनी, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने ये देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। और इसी समय बता दीजिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। बिस्मार्क का मतलब होता है, बिस्मार्क जो नेता थे, इन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, एकीकरण किया था। तो जैसे उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया, वैसे ही भारत में सरदार पटेल ने भारत के अलग अलग प्रांतों और रियासतों का एकीकरण किया, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव का प्रारंभ किया था महाराष्ट्र में तिलक जी ने। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई, और इनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ साथ मौलाना शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी के स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। उसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। देखिए, स्वदेशी में तो महात्मा गांधी नहीं होंगे, देखते हैं, बात करते हैं इसमें। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। देखिए, डेट याद रखिए, 20 तारीख को तो इन्होंने घोषणा की, और 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन प्रभावकारी हो गया। पूरे बंगाल में इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको राखी दिवस के रूप में मनाया। आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब भी रक्षाबंधन का दिन है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1899 से 1905 इसका कार्यकाल था, और 1905 में विभाजन कर दिया इसने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ के तत्कालिक कारण जो था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का प्रमुख कारण जो था, वो था बंगाल का विभाजन। और स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। इन्होंने उस समय स्वदेशी आंदोलन के समय जन समर्थन प्राप्त करने के लिए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बनाया गया, और उसके बाद से विभिन्न आंदोलनों में इस गीत को गाते रहे। ब्रिटिश पत्रकार थे, इनका नाम था H.W. नेविंसन। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, और राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भारत का? वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, और इन्होंने एक गुजराती पत्रिका भी निकाली थी, इसका नाम था रफ्त गुफ्तार। 1851 में शुरुआत की थी इसकी। अब देखिए, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ, तथा 1908 में भी अमृतसर में हुआ। अब देखिए, 1907 वाला कराची में और 1908 वाला अमृतसर में।
वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की और 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। अब कारण ये था कि ये विभाजन के बाद से कर्जन को वापस बुला लिया गया और मिंटो को बना दिया गया। कर्जन का खत्म हो गया कार्यकाल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार के बारे में समझिए। ये इसका सबसे बड़ा दोष था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात करती थी। पृथक निर्वाचन मंडल अपने जो अभी निर्वाचन मंडल होता है इससे अलग होता है। जैसे पृथक निर्वाचन मंडल, यदि किसी एक एरिया को पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत ला दिया गया तो आप समझ लीजिए, एक बार मैं बता देता हूं, तो यहां पर हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। इसमें अगर मान लीजिए इसको पृथक निर्वाचन मंडल घोषित कर दिया गया मुसलमानों के लिए, तो यहां पर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा वो भी मुसलमान होगा और जो वोटिंग करेंगे वो भी मुसलमान होंगे। मतलब कि हिंदुओं को वोट करने का अधिकार नहीं होगा, ईसाइयों को, सिखों को वोट करने का अधिकार नहीं होगा। इसको कहते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली। गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने कहा था कि मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं, इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। 1916 से 1922 के बीच में का काल जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लोगों के बीच में मतैक्य का काल था। मतैक्य मतलब एक तरह का मत था इनका, उसके बाद इनका मत बदल जाएगा। 1916 में तिलक ने और एवं सितंबर 1916, देखिए अप्रैल 1916, याद रखिएगा, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना तिलक जी ने की थी, उसके बाद एनी बेसेंट जी ने की थी। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका निकाली और तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका निकाली। इसके अलावा तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। और एनी बेसेंट द्वारा लीग जो स्थापित हुई उसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल कमेटी। अब देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी से संबंधित चीजें हमें पढ़नी है। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हो गया और करमचंद गांधी पोरबंदर, वंकानेर एवं राजकाट राज्यों के दीवान रहे थे। इनके पिताजी, ये गांधी जी के पिताजी थे, इनका उपनाम काबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, याद रखिए। इसके साथ साथ वहां पे उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की थी और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में की थी। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। सत्य अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं और मेरे समाज का अर्थ है सर्वोदय। सर्वोदय माने सबका उदय, सबका विकास। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक है और सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। इसके अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित नहीं करना है, बल्कि उसके हृदय को परिवर्तित करके उसको अच्छा बना देना है। 24 वर्ष की आयु में 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इनका मुकदमा लड़ने के लिए साहब दक्षिण अफ्रीका चले गए, डरबन चले गए महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी ने 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया सबसे पहले, और 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के लिए कहा था ये कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक, इसके बाद बात करें, गांधी जी ने थोरों से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए बहुत कठोर संघर्ष किया। हरिजन सेवा मेरा जीवन विश्वास है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, ये महात्मा गांधी का कथन है। 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने 3 आंदोलनों में भाग लिया। चंपारण आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था, इन्वाइट किया था इस आंदोलन के लिए। नील के किसानों का विद्रोह था ये। और अहमदाबाद और खेड़ा में फिर इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा चंपारण और खेड़ा जो है ये किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का जो मिल स्ट्राइक था वो औद्योगिक मजदूरों का एक आंदोलन हुआ करता था। अब हम बात करते हैं एनजी रंगा। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, इन्होंने विरोध किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, आपको पता होना चाहिए। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक थी। चार्ल्स एंड्रयूज, दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से इनको जाना जाता है। दीनबंधु किसको कहते हैं? तो चार्ल्स एंड्रयूज को कहते हैं। इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली के प्राध्यापक थे। ठीक, इसके अलावा एंड्रयूज 1925 से 1927 तक अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। 1903 में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग में एक लॉ फर्म स्थापित की और 1910 तक वहीं थे।
गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह बिहार का 1918 फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। बाबा रामचंद्र जो हैं ये किसान नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे और अवध किसान सभा का गठन किया था इन्होंने। सहजानंद सरस्वती, याद रखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा के स्थापना की थी, उसके संस्थापक थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती जी थे और एनजी रंगा को महासचिव बनाया गया। 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। पहला आधुनिक मजदूर संगठन जो था वो कौन सा था? मद्रास मजदूर संघ। 1918 में वीपी वाडिया ने इसको स्थापना किया था इसका। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। और भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं, 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना एनएम जोशी के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज जी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ और जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे 1929 में। इसके अलावा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुई थी, व्लादिमीर इलियच लेनिन के द्वारा। रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय है 1926 से 1939। 1940 रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एमएन रॉय ने की। सिडनी रॉलेट के सुझावों पर 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया और बड़ा ही दमनकारी नीति थी ये। और इसके अंतर्गत क्या होता था? बिना मुकदमा चलाए ही किसी को जेल में बंद करने का अधिकार था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। इसको कानून को नाम दिया गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। 1916 से 1921 का कार्यकाल था। 1919 में रॉलेट एक्ट इन्हीं के समय पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ और ये बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, इसका विरोध करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया। जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का, तो इस अपराध के लिए उनको नौकरी से हटाना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में, मतलब ब्रिटेन में, इनकी आलोचना नहीं की गई, इनकी प्रशंसा की गई। इनके लिए धन जुटाया गया ब्रिटेन में और इनको कहा गया ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, इस तरह की बात कही गई इनको। जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसको मान की तलवार उपाधि भी दी गई। मतलब देखिए, यहाँ पे नरसंहार करता है, वहां पे इसको मिल रहा है क्या? पुरस्कार। 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने सर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। माइकल ओ डायर की हत्या की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी ने किया और मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी जलियांवाला बाग को। इसके अलावा दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। अब खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अली बंधुओं के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली। हुआ क्या था कि तुर्की के खलीफा को ब्रिटेन ने हटा दिया था और इसके खिलाफ जितने भी विश्व भर के मुसलमान थे, चूंकि तुर्की के खलीफा जो है वो मुसलमानों के धार्मिक गुरु हुआ करते थे, तो इसलिए उनको हटाना मुसलमानों ने अपना अपमान समझा और इसके अनुसार ही इस घटना के बाद पूरे विश्व के मुसलमानों ने इस घटना का बड़ा कड़े शब्दों में विरोध किया और जगह जगह आंदोलन हुए। भारत में भी वो आंदोलन आया और खिलाफत आंदोलन भारत में इसी तरह से शुरू हो गया था। उसके अलावा बात कर लेते हैं खिलाफत कमेटी की। तो 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का सम्मेलन था और खिलाफत कमेटी के सम्मेलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे, जबकि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया था इसको। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, आपको पता होगा। 1920 के कलकत्ता में संपन्न राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सीआर दास ने इसका विरोध किया। फिर नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में। देखिए, 2 अधिवेशन हुए हैं, सितंबर और दिसंबर में 1920 में ही। तो इसमें असहयोग प्रस्ताव सीआर दास ने प्रस्तावित किया और फिर इसको पारित कर दिया गया और 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने न्यायालय का बहिष्कार किया और आंदोलन में कूद गए। 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य प्राप्ति का नारा दिया था महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में। और जब महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में, उस समय पहला विश्व युद्ध हुआ था और इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी।
ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने इसको वापस कर दिया। जमुनालाल बजाज जो थे उन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस की। अब चौरी चौरा कांड जो है ये 4 फरवरी 1922 को है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग 5 फरवरी मानते हैं, कुछ किताबों में भी है, लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक कांग्रेस का बैठक किया और इस आंदोलन को निरस्त कर दिया, मतलब वापस ले लिया। ठीक है, महात्मा, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये विदेशी वस्त्रों को जलाने के पक्ष में नहीं थे। ये कहते थे कि एक निष्ठुर बर्बादी है, अविवेकी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बात करें असहयोग आंदोलन 1920 से 22, काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920, जो बाद में दिल्ली लाया गया, ये स्थापना इनका हुआ था। यह असहयोग आंदोलन के दौरान ही इनकी स्थापना हुई थी। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो उस समय ये हुआ कि अपने सारे चीज़ों को त्याग देना है जो ब्रिटेन से संबंधित है। तो कुछ स्कूलों की स्थापना, कुछ कॉलेजों की स्थापना उसी दौरान की गई थी, उसके बारे में बताया गया। CR दास जो इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे ये लोग, याद रखिएगा। CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो महासचिव थे इस पार्टी के। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था विट्ठल भाई पटेल को, ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। इसके अलावा चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और दीन बंधु CF एंड्रयूज थे, उनको जाना जाता था। चितरंजन दास इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर वकील बन गए थे और अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव किया था इन्होंने। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी जो था वो याद रखिए, इसमें इन्होंने वकील थे उनके और ये बचाव किया था। चितरंजन दास ने क्या कहा था? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल एक वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। 16 दिसंबर 1922 को एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी मदन मोहन मालवीय ने और मोतीलाल नेहरू ने। अब देखिए साइमन आयोग आता है, कुल 7 सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया और इसका बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया। सर जॉन साइमन जो थे वो लिबरल पार्टी के अध्यक्ष थे ब्रिटेन में और उनकी अध्यक्षता में ये कमीशन भारत में आया था। और उस समय भारत के जो वहाँ पे ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। अब देखिए लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, लाला लाजपत राय ने यहाँ पे विरोध किया और बड़ी गंभीर रूप से लाठी लगने से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1927 में जब साइमन कमीशन आया, विरोध किया गया, तो उधर से लोगों ने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कोई संविधान बना सको। भारत के लोगों को बड़े कठोर शब्दों में उन लोगों ने कहा कि तुम लोग को इस लायक नहीं हो कि कोई संविधान बना सको, कोई नियम कानून बना सको। इसी के विरोध में, मतलब इसको एक चैलेंज के तौर पर लेकर मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट सबमिट की थी और पूर्ण स्वतंत्रता के बाद डोमिनियन स्टेटस की बात इसमें की गई थी। और 1928 में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर किया। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन चूंकि वो जेल में थे इसलिए हकीम अजमल खां को अध्यक्षता करनी पड़ी। 2 जनवरी 1930 को बैठक हुआ कांग्रेस समिति का और इसमें निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस और प्रत्येक वर्ष इसे पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यही कारण था कि संविधान तो बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, मगर 2 महीने का इंतजार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, क्योंकि पहले यह माना गया था कि स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले मनाया गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दांडी मार्च के बारे में पढ़ते हैं हम। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया। 78 साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए चले थे और यहाँ पर आप देखिए साबरमती से शुरू हुआ और दांडी तक ये यात्रा चली थी। कुल 24 दिनों की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून तोड़ा मतलब सांकेतिक रूप से महात्मा गांधी ने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी भारत में। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस तक एक मार्च किया था। उस मार्च से तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इस दांडी यात्रा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसेना नामक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए और इनको भेज दिया गया था यरवदा जेल। अब अब्बास तैयबजी जो थे, इनको कहा गया कि अब आप आंदोलन का नेतृत्व करिए। सरोजनी नायडू, याद रखिएगा, 21 मई 1930 सरोजनी नायडू को बनाया गया अध्यक्ष। नेतृत्व मतलब इनको दिया गया क्योंकि अब्बास तैयबजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, जिनको खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, नमक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया इन्होंने।
इन्होंने देखिए लाल कुर्ती नामक इन्होंने संगठन स्थापित किया था और खुदाई खिदमतगार इनको कहा जाता है, इनकी उपाधि है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार किया था। और नागा जनजाति की महिला गैडिनल्यू ने, देखिए याद रखिएगा इसको, गैडिनल्यू, इन्होंने मणिपुर में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। जिया तरंग आंदोलन कहा जाता था इसको। 1934 में महात्मा गांधी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाया और 1932 में हरिजन के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी, एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इसके अलावा उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसलिए हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त करिए, महात्मा गांधी जी से कहा गया, और आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होता था उसमें भाग लीजिए। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई सदस्य भाग नहीं लिया, दूसरे में महात्मा गांधी स्वयं भाग लिए और तीसरे में किसी ने कांग्रेस से भाग नहीं लिया। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया कांग्रेस के। इसके अलावा सरोजनी नायडू जी भी थी, मदन मोहन मालवीय जी भी थे। और गांधी जी ने SS राजपूताना नामक जलपोत से ये लंदन पहुंचे थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ये भी याद रखिए। 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया? डॉक्टर अंबेडकर ने, बताया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला, 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक। कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च के बीच कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था। तो याद रखिएगा, कराची अधिवेशन आर्थिक अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कराची अधिवेशन में, अब यहाँ पे देखिए कराची अधिवेशन में क्या हुआ था उसको एक बार समझ लेते हैं। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा पहली बार इसी समय परिभाषित किया गया 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही, याद रखिएगा इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था आर्थिक कार्यक्रम, ठीक, और MN रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा। 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसको सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। ये वही चीज़ आ गई जो 1909 में हमने देखा ना कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, अब ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात आएगी। 24 सितंबर 1932 पूना समझौता हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, याद रखिएगा इस चीज़ को, इन दोनों लोगों को। सांप्रदायिक अवार्ड में क्या हुआ था कि वही चीज़ें हैं दलितों के लिए सुरक्षित सीटों के। अब ये सीट वेट आपको याद नहीं रखना है कितना सीट था, बस ये याद रखिए कि दलितों को स्पेशल इसमें विधानमंडल में सुरक्षित सीट देने का वादा किया गया। दलित वर्गों का संघर्ष की स्थापना बाबू जगजीवन राम जी ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 में, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1926 में MC राजा के द्वारा हुई। 14 अगस्त 1931 बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद भी हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अब वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम देख लेते हैं। 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने सभी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया किया और पूरे 5 प्रांत में महाराष्ट्र मतलब मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 के में जो चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 महीने का था बस। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने बाद में त्यागपत्र दे दिया 1939, 22 दिसंबर 1939 के दिन त्यागपत्र दिया जब मंत्रिमंडल ने, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको बहुत खुश हुए वो, और उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा गुजरात अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और सन 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश वाले अधिवेशन में
महात्मा गांधी के विरोध में पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस अधिवेशन का, और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं। और महात्मा गांधी से कुछ मतभेद था, इसलिए बाद में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे और सीतारमैया हार गए थे। इसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और बटलर समिति का जो गठन है वो 1927 में भारतीय रियासत समिति के तौर पे किया गया। 1927 में ही अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखिएगा, रजवाड़ों का विलय भारत में 1947 में हुआ। अधिकांश रजवाड़ों का जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़ दिया जाए तब, क्योंकि इसके लिए तो सरदार पटेल ने काफ़ी मेहनत की। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय के लिए एक हस्ताक्षर पत्र जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री ने नियुक्त करवाया था। देखिए याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया। कहाँ का प्रधानमंत्री, तो इस चीज़ को याद रखिए आप। देखिए शेख अब्दुल्ला जो है कश्मीर के थे, और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र साइन कर दिया था। उसके बाद से वहाँ के प्रमुख नेता थे शेख अब्दुल्ला। ठीक है, याद रखिए। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर से 1947 के बीच पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना प्रारंभ किया। स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। अब कुछ और चीज़ें, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1 सितंबर 1939 से शुरू हो गया था। जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ये शुरू हुआ, और ये समाप्त होता है जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अगस्त महीने में अमेरिका अपना एटम बम गिरा देता है तब। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने सबसे पहले सन 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर, ये इनकी किताब थी। इसमें इन्होंने जिक्र किया था इसका, इस नाम से वितरित अपने एक पैम्फलेट में किया था। किताब नहीं, पैम्फलेट टाइप की थी। 22 मार्च से 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, और अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इसमें सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था किसी समय पर, बाद में तो खैर क्या ही कहें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पेज नंबर 352, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? 17 अक्टूबर 1940 को, और प्रथम सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया, और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अब हम बात कर लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। वीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला और 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित की। इसके अलावा जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी, अनुशीलन समिति की स्थापना याद रखिएगा पी मित्रा और पुलिन दास ने की थी। 1857 में चापेकर बंधु वाली घटना हुई थी। पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड, और इनकी हत्या कर दी गई थी। रैंड और आयस्ट, इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई चापेकर बंधुओं के द्वारा, क्योंकि वहां के महिलाओं का शोषण करते थे ये, और ये प्लेग कमीशन के अध्यक्ष थे। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का गठन किया गया था। एचआरए 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में यहाँ पे डकैती की गई थी, और काकोरी कांड के नाम से ये प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, और एचएसआरए जो था इसके 2 सदस्य थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन लोगों ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम फेंका था, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। चटगांव आर्मरी केस, चटगांव शस्त्रागार के धावे को मास्टर दा के नाम से भी सूर्यसेन ने आयोजित किया था। इसको मास्टर दा नाम था इनका, मास्टर दा कहते थे सूर्यसेन को। इनको इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी इन्होंने बंगाल में। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जतिन दास को गिरफ्तार किया गया, और भूख हड़ताल की थी इन्होंने वहाँ पे जेल में। 64 दिन तक हड़ताल की, और 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय दिवस का सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो याद रखिएगा। इंडिया हाउस 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना की। गदर पार्टी 21 अप्रैल 1913 को
स्थापना किया गया। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसका मुख्यालय बना और राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला को के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान मतलब 1915 के दौरान काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया? तो 1907 में भीखाजी कामा ने स्टुगार्ट जर्मनी में फहराया था। इसको याद रखिएगा आप। और इनको भारतीय क्रांति की माता के नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से इनको जाना जाता है। कामागाटा मारू की एक घटना थी, इसको भी याद रखिएगा। इस दौरान क्या हुआ? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। अब हम आते हैं 1935 का जो एक्ट था उस पर। देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ही सर्वप्रथम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश। 1774 में उच्चतम न्यायालय, इसमें देखिए एलिजा एम्पे जो थे वो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। 1786 में एक अधिनियम आया, इसके अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दिया गया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कॉर्नवालिस ने दिया था। 1813 का चार्टर जो था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट कहते हैं, इसने व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करके केवल चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इसका एकाधिकार बस बचा था इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान दिया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, केवल राजनीतिक कार्य करेगी कंपनी, अब कोई कमर्शियल काम नहीं होगा। 1833 के अधिनियम में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल के परिषद में एक अन्य सदस्य को जोड़ा गया जिसको कानूनी सदस्य कहा गया। 1858 में एक अधिनियम आता है। 1857 की क्रांति के बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। और इसने क्या किया कि भारत की प्रशासन का जो नियंत्रण था वो कंपनी से छीनकर अब ब्रिटेन की राज दरबार को दे दिया, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को दे दिया। 1861 का जो काउंसिल एक्ट था, इसने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। 6 माह तक अध्यादेश जो है वो जारी रह सकते हैं। इसके अलावा 1861 में एक आया था भारतीय परिषद अधिनियम, वायसराय परिषद बनाया गया। और 1858 का जो एक्ट आया था, इसके तहत गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद का सृजन किया गया, 1861 वाला। ठीक है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में की गई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1922 में, इनकी संस्तुति के आधार पर 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों में आयोजित की गई। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 याद रखिए। वर्ष 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 35 का जो अधिनियम था 1935 का, इसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन। 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा कराई गई इसकी। और 1950 में इसी FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल के UPSC कर दिया गया, याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा 1935, कल के क्लास में बताया था मैंने। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, मतलब चलेगा नहीं लेकिन ब्रेक लग जाएगा। हद है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया था, याद रखिएगा। इसको कहा गया गुलामी का अधिकार या दास्तां का आज्ञा पत्र। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे सिलेबस में है। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो इस कांग्रेस के इस समिति के अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और 7 अगस्त 1942 को बम्बई की ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, वार्षिक बैठक, जिसके वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई। 8 अगस्त 1942 को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने की घोषणा कर दी गई। लेकिन 8 अगस्त को ही, याद रखिएगा, महात्मा गांधी वगैरह को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को मध्य रात्रि में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन था वो एक नेतृत्व विहीन आंदोलन के तौर पर परिवर्तित होने लगा था। 9 अगस्त को ये शुरू हुआ और उसी दिन रात को ऑपरेशन 0 आवर चला के सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू जी के साथ इनको भी गिरफ्तार किया गया, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और आगा खां पैलेस में इनको रखा गया, नज़रबंद कर दिया गया एक तरह से।
इस समय भारत का जो प्रधान सेनापति था, मतलब कमांडर इन चीफ, वो लॉर्ड वेवेल थे। और एक गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो बंबई के विभिन्न भागों में, ये कांग्रेस का एक गुप्त रेडियो था। राम मनोहर लोहिया जो थे वो रेडियो के प्रसारण का दायित्व देखते थे और भूमिगत रेडियो का संचालन उषा मेहता करती थी। इस दौरान एक अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर, ये महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, ये इनके साथ रहे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, महात्मा गांधी के साथ ये रहे थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे और बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधियों में उसके बाद शामिल रहे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति के साथ प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। जब 1942 में उन्होंने संबोधित किया कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन को, तब की बात है ये। देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार स्थापित किए गए 1942 में ही, जैसे बलिया में 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक मिदनापुर में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य किया। इसके अलावा सतारा महाराष्ट्र में भी एक सरकार बनाई गई। बीमारी के आधार पर महात्मा गांधी को 1944 में 6 मई को रिहा कर दिया गया, बीमारी के आधार पे। और विंस्टन चर्चिल ने रिहाई के संबंध में ये कहा था, महात्मा गांधी के रिहाई के संबंध में, कि जब हम हर जगह जीत रहे होते हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। देखिए, ये विंस्टन चर्चिल की भाषा है। और ये लोग अपने आप को क्या कहते थे कि हम सबसे सिविलाइज्ड हैं और दुनिया ने, ईश्वर ने हमें ये दायित्व दिया है कि हम दूसरे लोगों को भी सिविलाइज्ड बनाएं। और उनकी भाषा आप देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा, ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था ये नारा, और महात्मा गांधी ने इस नारे को प्रसिद्ध किया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखते हैं, एक सिलेबस में है। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा में इनका कटक में जन्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया इनको। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा। सुभाष चंद्र बोस 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। रास बिहारी बोस भी इसमें शामिल थे। आज़ाद हिंद फौज की जो पहली डिवीजन थी, औपचारिक गठन, वो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा हुआ और ये इसके सेनापति बने। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन हुआ वो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने किया और इसकी बचाव समिति का भी गठन किया था कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। किसके नेतृत्व में? तो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में। तेज बहादुर सप्रू थे। कैलाशनाथ काटजू थे। कैलाशनाथ काटजू वही हैं जो मार्कंडे काटजू जस्टिस रहे हैं, उनके ये पिताजी थे। अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं इतिहास में। इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? भारत के मंत्री, अध्यक्ष भारत मंत्री। इंडिया में एक मंत्री हुआ, वहाँ पे ब्रिटेन में एक भारत का मंत्री हुआ करता था, भारत विभाग का, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके अलावा स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे। कैबिनेट मिशन त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था सुझाता था और 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के संबंध में इसने अपना सुझाव दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के तहत भारत आगमन के समय, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 42 से 46 तक यही अध्यक्ष रहे थे। 24 अगस्त 1946 का जो दिन था, पहली अंतरिम सरकार की घोषणा। 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ इसकी और प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भी भागीदारी थी, बाद में मुस्लिम लीग इससे अलग हो गई। 1946 में जो अंतरिम सरकार थी, आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों ने 26 अक्टूबर 1946 को मंत्री बनाया गया था, जिसके कारण 3 कांग्रेस सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा क्योंकि लीग के सदस्यों को बनाया गया। 16 अगस्त 1946 की तिथि थी। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे सुनिश्चित किया गया और संविधान सभा का गठन भी कैबिनेट प्रस्ताव के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का चुनाव हुआ। इसके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए और जीवी मावलंकर 1946 से 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। इसके बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे 1952 से 1956 तक। जीवी मावलंकर 1937 से 46 के दौरान बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे थे। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय में क्लीमेंट एटली ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद किया जाएगा। फिर माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन को भारत में भेजा जाता है और इनका काम क्या होता है कि एक एक्ट पारित किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके तहत
भारत और पाकिस्तान को दो डोमिनियन की स्थापना करनी थी। 15 अगस्त 1947 को डेट दिया गया था और इसके अलावा भारत के विभाजन का प्रस्ताव 15 जून 1947 को स्वीकृत किया गया, जब कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। उस समय अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनको सीमांत गांधी के नाम में जाना जाता है। इन्होंने भारत विभाजन के विपक्ष में अपना वोट दिया था, मतलब ये पक्ष में नहीं थे। सैफुद्दीन किचलू 1947 में कांग्रेस कमेटी के बैठक में राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में निर्णय लिया, मतलब जो प्रस्ताव पारित हुआ उसको इन्होंने ये कहा था। इसके अलावा जनगण मन और इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा 15 अगस्त 1947 को MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे। पहले विधि मंत्री मतलब कानून मंत्री अंबेडकर जी थे। आर कोपलैंड के शब्दों में भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजों राज्य की ही संतति थी, ये उन्होंने कहा था। इसके अलावा कुछ विविध बातें हैं जो मिसलेनियस हैं, उसको भी देख लेते हैं। अमार सोनार बांग्ला 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की। भारत भारती ये हिंदी के कवि मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र कवि माने जाते हैं, उनकी रचना है। इसके अलावा पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध ये सब भी इनकी रचना है। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल हुआ था 1866-67 के समय। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया था। जीवी मावलंकर 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा। गुरुदेव भी इन्होंने ही कहा था, महात्मा गांधी ने। जय जवान जय किसान का नारा पता है आपको, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। बनारस हिंदू महासभा 1923 मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। और पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर राजकीय आयोग की नियुक्ति की। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका, पुस्तकें और उनके लेखक। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। जयप्रकाश नारायण, टुवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यूग टोए, स्प्रिंगिंग टाइगर। और फिलिप्स टॉलबर्ट ने अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड, अ मैन हु डिवाइडेड इंडिया। रफीक जकरिया ने लिखा इसको। और धर्मवीर भारती ने जो लिखा था, ये यहाँ पे आप इसको मिस कर दिया, इसमें क्लियर नहीं आया है, लेकिन धर्मवीर भारती की बहुत सारी रचनाएं थी। तो धर्मवीर भारती की कुछ रचनाओं के बारे में हम सुन लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं धर्मवीर भारती की रचना थी अंधा युग, तो ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी आत्मकथा गुजराती में लिखी गई थी, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, जयशंकर प्रसाद कामायनी, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। दुर्गा दास ने लिखा इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। सुनील गावस्कर, रन्स एंड रूइंस। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग। इंदिरा गांधी, इटर्नल इंडिया। और BS मिन्हास, प्लानिंग दी पुअर। JH विटले इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें अकाल आयोग के बारे में देख लेते हैं। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट थे। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। महात्मा गांधी लघु और कुटीर उद्योग के विकास पर बल देते थे, वहीं नेहरू जी जो थे वो औद्योगिकीकरण पर बल देते थे, वो भारी उद्योगों के पक्ष में थे। और यहाँ पर देखिए आप, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, चौथी पदावधि 1947 से 52, 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64, इस बीच में ये प्रधानमंत्री थे भारत के। इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 1999 में कारगिल विवाद हुआ, जिसके वजह से कारगिल का युद्ध हुआ और ऑपरेशन विजय, जिसमें भारत की विजय हुई थी। 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। ये तो कुछ साधारण बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान, मतलब हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इसके अलावा वर्तमान में सबसे प्रचलित कैलेंडर कौन सा है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। मदर टेरेसा कहाँ की रहने वाली थी? अल्बानिया की थी और 18 वर्ष की आयु में एक मिशनरी की सदस्यता ली थी। 5 सितंबर 1977 को मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। इसके अलावा आप देखिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव किसको मिला है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये हैं गौरव सिरिमावो भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की रहने वाली हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी और रूस के प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया, जो 1940 वर्षों से
अधिक समय तक 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकत्रित हुआ था। इसके अलावा चीन के लियांग प्रांत के निवासी, ये आप याद रखिए, 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किसने किया? तो निवास लाई साई लून ने किया। हालांकि इसकी आवश्यकता है नहीं हमारे लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण उपनाम देख लेते हैं। सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, बापू महात्मा गांधी को, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को, तो वयोवृद्ध पुरुष जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। ये कुछ नाम है, आप इसको याद रखिएगा, उपनाम है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। याद रखिए 2020 का गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? इन्हीं को मिला है। देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रयूज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी PT उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोता ए हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद और फ्यूहरर कहा जाता था एडोल्फ हिटलर को। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं और इन 10 मिनट में, और पूरा UPSSC PT के सिलेबस में जितना भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है सब एक वीडियो में समाप्त। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का नाम क्या था? तो लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी गांवों के विकास में विश्वास रखते थे और कुटीर उद्योगों के विकास में विश्वास रखते थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारी उद्योगों के विकास में विश्वास रखते थे। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, जैसे सरोजनी नायडू, MA जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और VD सावरकर। तो देखिए, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। सरोजनी नायडू किससे जुड़ी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी थी। इसके अलावा VD सावरकर हिंदू महासभा से, और तेज बहादुर सप्रू जो है वो लिबरल पार्टी से जुड़े थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो मणिपुर में फहराया था इन्होंने। और याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा मोइरोंग नगर में कर्नल शौकत उल्लाह मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 को भारत का झंडा फहराया गया। यह नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? संस्थापक कौन था? तो A.O. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारत के अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? तो ये मिला 15 अगस्त 1947 को। 2 डोमिनियन स्टेटस हुआ, एक पाकिस्तान और एक भारत। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। किसमें? तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। अंबिका चरण मजमूदार के नेतृत्व में कांग्रेस की बैठक हुई थी और नरम दल गरम दल एक साथ मिल भी गए थे 1916 में ही। और नरम दल गरम दल अलग कब हुए थे? तो सूरत अधिवेशन 1906 में हुआ था, उसमें अलग हो गए थे। गांधी जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा, सत्य और अहिंसा, ये महात्मा गांधी के 2 प्रमुख शिक्षाएं हैं। नरम दल और गरम दल के बीच, तो देखिए, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी थी? तो इसका ऑप्शन है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। 1907 में जो कांग्रेस सूरत, मैंने अब इसके पहले 1906 बता दिया था, गलत हो गया। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में डॉक्टर रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें इनके बीच में विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल के बीच में, और दोनों फिर एक साथ कब आ गए? तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आ गए। जलियांवाला बाग हादसे के दौरान कौन सा ब्रिगेडियर था? तो भाई जनरल डायर था, आपको पता है। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? तो साइमन कमीशन के विरुद्ध। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? तो बलिया में किया गया। इस ऑप्शन में तो बलिया ही है, हालांकि सतारा और मिदनापुर में भी किया गया था, जो ऑप्शन में नहीं है। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज 29 से 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। और अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर महात्मा गांधी ने तिरंगा फहराया, महात्मा गांधी ने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। और 26 जनवरी 1930 के दौरान इन्होंने कहा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस है। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पे शुरुआत किया इसका? तो इसकी शुरुआत इन्होंने की थी, कहाँ से आरंभ किया? तो ये देखिए यहाँ पे आप
साबरमती आश्रम से दांडी तक। शुरुआत अगर पूछेगा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया तो दांडी नहीं होगा, ये गलत दिया है, साबरमती आश्रम होगा। साबरमती से शुरू किया और दांडी तक गए थे। कुल 12 मार्च से ये शुरू हुआ, 24 दिनों तक यात्रा चली थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा मुख्य कारण था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, ये आप याद रखिए, वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई थी और प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार किया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद इसका शुरुआत किया गया था। दी गई घटनाओं को कालानुक्रम से सजाइए। अब देखिए, कालानुक्रम से सिपाही विद्रोह कब हुआ? वास्को ड गामा भारत कब पहुंचा? तो देखिए, वास्को ड गामा पहुंचा था 1498 में। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य 1526 में। तो 1526 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 3 2 1 डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 2 3 1 सॉरी 1498 पहले आएगा ना, 1526 थोड़ी पहले आएगा। पहले वास्को ड गामा, तो 231 पहले वास्को ड गामा भारत है 1498 में। फिर 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और सिपाही विद्रोह 1857 में। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से किस महिला पहली राज्यपाल? सरोजनी नायडू। बहुत आसान प्रश्न। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया? तो असहयोग आंदोलन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? वर्ष 1942 में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की थी, पुणे महाराष्ट्र में। 1939 सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर? पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ, पृथक निर्वाचन से संबंधित था। तो कुल मिलाकर ये 25 क्वेश्चन और इसके साथ साथ संपूर्ण भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो कि यूपी SSSC के सिलेबस के अनुसार है, वो पूरी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी गई हैं। इसके अलावा आपको जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करिए। और बस 55 मिनट का ये वीडियो था, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया है, और 1 घंटे का ही वीडियो हमने पॉलिटी का भी बनाया था। तो इस तरह से 5 नंबर कल हमने डिस्कस कर लिए और 5 नंबर आज, 10 नंबर पूरी तरह से आपका इन 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जल्दी से जल्दी जितना भी जहाँ से आपको मिले, यूट्यूब से मिले या किसी टेलीग्राम चैनल से मिले, किसी किताब से मिले, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं लगा जाइए। मॉक टेस्ट पेपर मिले वो लगा जाइए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा।